नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। विधान परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं या हैं? पहला, विधानसभा के विपरीत यह एक स्थायी सदन है। तो आप ध्यान रखें, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का है, लेकिन जब हम बात करते हैं विधान परिषद की तो यह एक स्थायी सदन होता है। जैसा आप भारत में अगर हम संसद की बात करें तो आप इसकी तुलना राज्यसभा से कर सकते हैं। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, इसके कुल सदस्यों का 1/12वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। आप ध्यान रखें, राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में सदस्य, वो संख्या 1/6 होती है, न कि 1/12। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है। तीसरा, किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस राज्य का निर्वाचक या निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए जो व्यक्ति है उस राज्य में निर्वाचक हो या वहां का निवासी हो, ये एक आवश्यक शर्त है। तो तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। 1 और 3 विकल्प सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी। विधान परिषद के संदर्भ में प्रश्न पूछने का आधार प्रमुख रूप से ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो विधान परिषद है उसके संदर्भ में चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बिहार विधान परिषद की बात करें तो स्नातक और शिक्षक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए चुनाव की प्रक्रियाएं हो रही हैं। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं या हैं? पहला कथन, सरकार भारत में इस बीमारी को 2047 तक खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की योजना बना रही है। तो इसके संदर्भ में आप देखें, इसी वर्ष का जो बजट है उसमें सरकार ने घोषणा करी है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। तो इस बीमारी को एक तरह से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इसको शामिल किया गया है। तीसरा, यह एक वंशानुगत आनुवंशिक रोग है। तो प्रमुख रूप से आप देखें तो यह एक वंशानुगत आनुवंशिक रोग है और यहाँ पर प्रमुख रूप से होता यह है, अगर आप यहाँ पर चित्र में देखें तो जो भी हमारी आरबीसी होती हैं जिनके द्वारा एक तरह से ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, तो इनका आकार अगर हम देखें तो वो एक तरह से परिवर्तित हो जाता है जब हम सिकल सेल बीमारी की बात करते हैं। और ये आकार अगर हम देखें तो सिकल यानी एक तरह से जिसको हम हंसिया कह सकते हैं, उस रूप में एक तरह से हो जाता है। तो ये जो एक तरह से गोल है वो हंसिया आकार में जब आ जाता है तो आप देखें कि जो भी एक तरह से आरबीसी उसका जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो सिकल सेल बीमारी में आप देखें कि जो हमारा रक्त का प्रवाह है वो एक तरह से बाधित होता है और इस रूप में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की जो शारीरिक समस्याएं हैं वो देखने में आती हैं। सिकल सेल बीमारी की अगर हम बात करें तो यह आनुवंशिक एक तरह से स्थिति में होती है। इस आधार पर तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों सत्य हैं, तो हमारा उत्तर है सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। सिकल सेल बीमारी के संदर्भ में प्रश्न पूछने का आधार यह है कि भारत सरकार मानती है कि अगर हम इस बीमारी का उन्मूलन भारत में करना चाहते हैं तो हमें समग्र रूप में स्वास्थ्य की संकल्पना करनी पड़ेगी। यानी हर क्षेत्र में एक तरह से लोगों का सहयोग होना चाहिए, सामुदायिक लामबंदी होनी चाहिए और जितने भी हितधारक हैं उन सभी को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। और एक तरह से सबसे अंतिम जो व्यक्ति सिकल सेल बीमारी से ग्रसित है वहां तक हमें पहुंच एक तरह से बनानी पड़ेगी और ये राज्य, ब्लॉक या जिले स्तर पर हो सकती है और वहां पर हमें एक तरह से समन्वय की आवश्यकता है, तभी हम सिकल सेल बीमारी को भारत में 2047 तक समाप्त कर सकते हैं। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अग्निपथ योजना के बारे में इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? जब हम अग्निपथ योजना की बात करते हैं तो इसके माध्यम से सरकार के द्वारा अग्निवीरों की भर्ती एक तरह से की गई है भारतीय सेना में। पहला कथन हम देखते हैं, इसमें हर साल 18 से 25 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। तो ये आयु सीमा जो 18 से 25 दी गई है, इसे आप ध्यान रखें कि 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु सीमा है वो रखी गई है। इस आधार पर पहला कथन असत्य है। दूसरा कथन, भर्ती हुए युवाओं में से 75% सिर्फ 4 साल की ही नौकरी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो भी अग्निपथ योजना में अग्निवीर देश की सेना में शामिल किए जाएंगे उसमें से अगर हम देखें तो सरकार का यह कहना है कि जो 25% हैं उनको एक तरह से स्थायी रूप में सेना में कमीशन दिया जाएगा और वो स्थायी रूप में काम करेंगे।
जबकि बचा हुआ जो 75% भाग है वो केवल 4 वर्ष के लिए नौकरी करेंगे। उसके बाद एक तरह से एक सर्टिफिकेट के माध्यम से और कुछ जो आर्थिक लाभ है उसके साथ में उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो केवल दूसरा कथन सत्य है, तो उत्तर है हमारा बी। इस प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अग्निपथ स्कीम के संदर्भ में जो इसको एक चुनौती दी गई थी उसको एक तरह से रद्द किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये संवैधानिक रूप में बिल्कुल सही स्कीम है। इसके संदर्भ में संवैधानिक रूप में कोई विवाद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय का यह मानना है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है कि जो भी इस तरह की भर्ती को लेकर नियम है वो एक तरह से सरकार बना रही है और सरकार के द्वारा जो भी सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उनका आकलन करके साथ साथ भारत की सीमा पर जो स्थितियां उनको देखकर इस तरह की भर्ती के संदर्भ में जो अग्निपथ योजना है वो लाई गई है। यहाँ पर हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि हम शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसमें एक तरह से दखल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे संविधान का। साथ साथ हाईकोर्ट का कहना है कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि जो लोग एक तरह से अग्निपथ योजना में भाग ले रहे हैं उनमें से 25% सेना में स्थायी कमीशन पाएंगे और 75% अगर हम देखें तो कुछ विशेष प्रकार के कौशल के साथ में, कुछ सर्टिफिकेट के साथ में बाहर निकलेंगे, तो वो अन्य प्रकार के रोजगार के लिए एक डिसिप्लिन रूप में, एक अनुशासित रूप में कहीं ना कहीं तैयार होंगे। तो इस आधार पर ये जो संवैधानिक वैधता है वो अग्निपथ योजना की बिल्कुल स्थापित होती है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य हैं या हैं। पहला, लोच रहित उत्पाद वे होते हैं जिनकी मांग या आपूर्ति उनकी कीमत के साथ तेजी से बदलती है। दूसरा, नष्ट होने वाली यानी पेरिशेबल वस्तुओं की आपूर्ति लोच रहित होती है। तीसरा, खाद्य वस्तुओं की मांग लोच रहित होती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप लोच रहित जो शब्द है उसको एक तरह से ध्यान रखें। जब हम बात करते हैं लोच रहित, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसमें मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता है, यानी मूल्य में अगर परिवर्तन हो भी तो मांग को लेकर बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे अगर हम आवश्यक खाद्य वस्तुओं की बात करते हैं या मान लीजिए आवश्यक रूप में कोई दवा होती है, तो इनके संदर्भ में क्या है, जैसे अगर हम आटा दाल चावल की बात करें, अगर इसके मूल्य में थोड़ी वृद्धि भी होती है तो उसकी तुलना में आप देखें उसकी मांग ज़्यादा नहीं घटती है, क्योंकि मांग का नियम ये कहता है कि अगर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु की मांग घटनी चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर जो खाने पीने की वस्तुएं हैं जो आवश्यक एक तरह से हैं वो एक तरह से क्या है, लोच रहित, या जिनको हम कहते हैं ये एक तरह से बेलोचदार होती हैं। तो बेलोचदार होने का मतलब ये है कि जो एक तरह से मूल्य का परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में अगर हम देखें तो वहां पर जो मांग का परिवर्तन होता है वो बहुत मामूली रहता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो पहला कथन है वो कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोच रहित उत्पाद का मतलब है कि मांग और आपूर्ति उनकी कीमत के साथ तेजी से बदलती है। नहीं, तेजी से ये नहीं बदलती है। दूसरा अगर हम विकल्प देखें तो नष्ट होने वाली जो पेरिसेबल वस्तुएं हैं, जैसे फल और सब्जियों की हम बात करें, दूध की बात करें, तो इस तरह के जो उत्पाद होते हैं उनकी जो आपूर्ति होती है वो लोच रहित होती है। यानी प्रमुख रूप से जो सप्लाई की जा रही है उस पर आप देखें बड़े पैमाने पर जो मूल्य परिवर्तन उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि इन वस्तुओं को अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय के लिए भंडार करके आप नहीं रह सकते हैं। एक विशेष समय सीमा के बाद इसका उपयोग नहीं हो सकता, वो खराब हो जाएंगी। इसीलिए इनकी जो आपूर्ति है उसमें आप देखें एक तरह से बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हो पाते हैं, तो आप लंबे समय तक इसको भंडार करके नहीं रख सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें, खाद्य वस्तुओं की मांग लोच रहित होती है, जो अभी हमने चर्चा किया कि यहाँ पर लोच रहित होने का मतलब ये है कि अगर खाद्य वस्तुओं के मूल्य ज़्यादा बढ़ते हैं तो तुलनात्मक रूप में मांग बहुत ज़्यादा नहीं घटती है, बहुत कम घटती है। तो ये लोच रहित एक तरह से स्थिति होती है कि ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। तो तीसरा विकल्प भी सत्य है। 2 और 3 केवल कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी। यहाँ पर लोचता के संदर्भ में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा है उसका प्रमुख रूप से आधार ये है कि बाजार में किसी भी वस्तु की जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़ती है, घटती है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं मूल्य का एक तरह से निर्धारण होता है। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो प्याज के मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है। अगर हम महाराष्ट्र में लासलगांव की प्रमुख रूप से प्याज मंडी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम मूल्य देखें तो ये माना जा रहा है कि जो 9 फरवरी को हुआ करता था 1 कुंटल का 1000 से 1100 रुपए, वो घटकर रह गया है अगर हम वर्तमान में देखें तो 500 से 550 रुपए। भारत में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो प्याज की जो फसल है वो 3 अलग अलग एक तरह से चरण में की जाती है। जो पहला चरण होता है वो एक तरह से कहलाता है खरीफ का, जिसमें अगर हम देखें तो फसल की एक तरह से जो तैयारी है वो जून जुलाई में और प्याज की फसल प्राप्त की जाती है सितंबर अक्टूबर में। दूसरा अगर हम देखें तो ये लेट खरीफ का एक तरह से सीजन होता है, जहां पर सितंबर अक्टूबर में एक तरह से बुआई की स्थितियां हैं और अंतिम रूप में जनवरी फरवरी में आप देखें तो प्याज की फसल प्राप्त की जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो सत्र होता है वो रबी का है,
यानी दिसंबर से जनवरी के बीच में ये फसल लग रही है और यहाँ पर जो प्याज प्राप्त की जा रही है फसल की वो मार्च और अप्रैल में। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो खरीफ की एक तरह से प्याज की फसल है, लेट खरीफ की है, इन दोनों में आप देखें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये बहुत अधिक 4 महीने तक भंडार करके रखी जा सकती हैं। जबकि जो रबी की फसल है जो मार्च अप्रैल में अभी एक तरह से बाजार में आएगी, उसमें नमी कम होती है, तो उसको 6 महीने तक भंडार करके रखा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में हो यह रहा है कि जो तापमान बढ़ा हुआ है उस कारण से एक तरह से जो भंडार करी हुई प्याज है वो एक तरह से बाजार में पहुंच रही है। वर्तमान में मूल्य इसलिए नीचे आ गया है प्याज का क्योंकि खरीफ के साथ साथ जो लेट खरीफ की फसल है वो भी बाजार में अब पहुंच रही है, यानी फसल बाजार में जो पहुंच रही है प्याज की वो ज़्यादा है। और जब भी बाजार में आपूर्ति एक तरह से बढ़ती है, आप देखें कहीं ना कहीं मूल्यों में गिरावट आएगी। तो आपूर्ति ज़्यादा हो गई है, जितनी डिमांड है उसकी तुलना में, इस आधार पर बाजार में मूल्य में एक गिरावट आ रही है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2018 में पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। आप लीगल टेंडर मनी के संदर्भ में ध्यान रखें कि यह वह मुद्रा है जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य एक तरह से होता है, तो हम इसे लीगल टेंडर मनी कह सकते हैं क्योंकि वैधानिक रूप में आप इसको स्वीकार करने के लिए एक तरह से बाध्य हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो चलन में धातु मुद्रा ये नहीं हो सकता है, फीस चुकाने की जो बात है वो भी एक तरह से नहीं हो सकता, चेक ड्राफ्ट विनिमय मिल इसके रूप में बैंक की मुद्रा केवल, वो भी एक तरह से यहाँ पर लीगल टेंडर मनी नहीं हो सकती। केवल यहाँ पर बैंक की मुद्रा या धातु मुद्रा को बताना इस रूप में सीओडी भी गलत हो जाते हैं। और न्यायालय में विधिक जो फीस की बात की जा रही है वो लीगल टेंडर मनी की परिभाषा नहीं है। इस आधार पर आप देखें केवल विकल्प बी यहाँ पर सत्य प्रतीत होता है, तो यह लीगल टेंडर मनी या वैध मुद्रा की परिभाषा को दर्शाता है। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का हमारा तथ्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके संदर्भ में आप देखें प्रमुख रूप से सरकार की कोशिश ये है कि भारत में जो विविधता है उसी को भारत की मजबूती का एक तरह से आधार बनाया जाए। यहाँ पर अगर हम देखें जो समाचार पीआईबी का है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत एक युवा संगम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर अगर हम देखें तो सिलचर से जो विद्यार्थी हैं वो चंडीगढ़ एक तरह से जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में अलग अलग राज्यों के जो विद्यार्थी हैं जब एक दूसरे के राज्यों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के बारे में जो समझ है वो विकसित होती है। तो विविधता में एकता की जो स्थिति है उसको स्थापित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो प्रमुख रूप से इस योजना का आधार क्या है? आधार यह है कि भारत में जो भी एक तरह से विविधता हमें दिखती है उसको एक तरह से लोगों को परिचित कराया जाए और पारस्परिक रूप में भारत की जो विविधता है इसके बारे में समझ बढ़े। अलग अलग जो भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, परंपरा है, संगीत, पर्यटक क्षेत्र हैं या भोजन या खेल हैं या अन्य प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो आपस में साझा की जाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है उससे प्रमुख रूप से 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। उसी दिन अगर हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी थी। जिस तरह से सरदार पटेल के द्वारा आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण किया गया और एक मजबूत भारत की नींव रखी गई, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को एक तरह से विस्तारित किया गया है। यहाँ पर सरकार का यह कहना है कि भाषा, साहित्य, खान पान, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में अलग अलग राज्यों के बीच में आपस में जो एक एकीकरण की स्थिति है वो बढ़ाई जाए। भारत में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में विद्यार्थी केवल पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो उन राज्यों में एक तरह से पहुंचते हैं, वहां पर उन परंपराओं को खुद देखते हैं, खुद उनको एक तरह से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जो एक एकता है उसको एक मजबूती मिलती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत से कोशिश ये है कि जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं इस विविधता से परिचय कराया जाए। यानी अगर व्यक्ति पंजाब में रहता है तो पंजाबी के साथ साथ अन्य भाषाएं भी एक तरह से उसे पता होनी चाहिए। अगर वो किसी अन्य भाषा को सीख पाता है तो और बेहतर है। तो तमिलनाडु में रहने वाला कोई विद्यार्थी अगर उत्तर भारत के किसी राज्य में किसी विद्यालय में एक तरह से दौरा करता है, या उत्तर भारत का कोई विद्यार्थी पश्चिम भारत में या उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में या दक्षिण भारत के राज्यों में जाता है, तो वहां पर जो भी सांस्कृतिक या भाषाई विविधता है वो उसको वास्तविक रूप में वहां पर स्वयं देखता है और उस आधार पर उस विविधता को कहीं ना कहीं स्वीकार कर पाता है। तो केवल पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर जो विविधता है वो हम विस्तारित नहीं कर सकते हैं और विविधता से एकता आ पाएगी तभी जब लोग इससे कहीं ना कहीं परिचित होंगे। यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मिशन है उसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे भारत में विविधता का जो एक एकता की स्थिति है उसको उत्सव के रूप में मनाना
और पारंपरिक रूप से अलग अलग जो राज्य हैं उनके बीच में साझेदारी बढ़ाना। साथ साथ कोशिश ये करना है कि राज्यों के बीच में एक साल की योजनाबद्ध एक जुड़ाव की स्थिति रखी जाए, यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में एक वर्ष में कुछ ना कुछ जुड़ाव की स्थितियां बढ़ाएगा, वो चाहे सांस्कृतिक रूप में हो या पर्यटक क्षेत्रों में अपने यहाँ के जो भी यात्री उनके आने जाने की व्यवस्था को आगे बढ़ाकर। सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य की जो विरासत और संस्कृति है उसका अन्य राज्यों में एक तरह से प्रदर्शन किया जाए, जिससे कि लोग उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएं और इस जुड़ाव को लंबे समय तक स्थायी रूप में आगे बढ़ाना है। तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्थिति है उसको एक तरह से मजबूत कर पाएंगे। अब इसके लिए कई तरह के प्रयास हो सकते हैं, जैसे अगर हम एनसीसी की बात करें तो उनके माध्यम से अलग अलग राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उनमें संपर्क की स्थिति को बढ़ावा देना। साथ साथ अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों में जो विद्यालय हैं वहां पर एक तरह से दौरा करने की जो स्थिति है वो बनाई जाए। जैसे आंध्र प्रदेश के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में एक तरह से दौरा करें और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी आंध्र प्रदेश में। सरकार की ये भी एक तरह से कोशिश है कि अन्य भाषाओं में जो भी एक तरह से हमारा साहित्य है उसके बारे में जो रुचि है वो एक तरह से विद्यार्थियों में बढ़ाई जाए। साथ साथ किसी अन्य भाषा को अगर आप सीख सकते हैं तो उसके बारे में भी जो रुचि है उसको एक तरह से बढ़ाया जाए। तो इस रूप में जो एकीकरण की स्थिति है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत से सरकार करने का प्रयास कर रही है। और युवा समागम जब आयोजित किया जाता है तो कोशिश यही रहती है कि अलग अलग राज्य के जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों में पहुंचे और भारत की विविधता को समझकर उसकी एकता मजबूत करने के लिए आगे बढ़ें। यह हमारा 28 फरवरी 2023 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।